नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अंकुश श्रीवास्तव से। अंकुश श्रीवास्तव के बारे में आपको बताते चले कि कई धारावाहिक में नजर आ चुके हैं, निर्देशन और लेखन के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। दिल्ली क्राइम, अपकमिंग फराज, अपकमिंग ब्रीथ में ये दिखाई दिए थे। तो आपको बता दें कि आज के हमारे जो मेहमान हैं वो अंकुश श्रीवास्तव हैं। वो एक मशहूर डायरेक्टर हैं और लेखक भी हैं। तो चलिए अब उनसे मुलाकात आपकी करा ही देते हैं। हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अंकुश जी आपका। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंशुल जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप? मैं एकदम बेहतरीन हूँ। बिल्कुल। आप के बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप और कैसे आपका इस फिल्म इंडस्ट्री में आना हुआ? मैं हूँ तो दिल्ली से ही और लखनऊ में भी काफी वक्त बिताया है। मेरे पेरेंट्स उस जगह से हैं और इसके अलावा मतलब बहुत सारा कुछ करते 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 एक दिन लगा कि बहुत कुछ कर चुके हैं, मतलब जैसे नौकरियां और ये सब पढ़ाई के बाद हो चुकी थी। तो उसके बाद लगा कि अब कुछ कुछ करने का मन है, कुछ कुछ क्रिएटिवली करने का मन है। तो नोएडा में एक फिल्म स्कूल है, वहां पर ज्वाइन किया और मैं एक सिनेमा स्टूडेंट हूँ। तो वहां से मैंने प्रॉपर एक टेक्निकल और एस्थेटिकल ट्रेनिंग ली, जिसमें एक्टिंग, राइटिंग और डायरेक्शन मेरा एक कह सकते हैं कि मेरा सबसे पसंदीदा क्षेत्र रहा। तो वहां से शुरुआत हुई। लगभग आज मेरे हिसाब से 11-12 साल हो चुके हैं। तो इस बीच मैंने हिस्ट्री चैनल के साथ भी काम किया और फिक्शन करते रहे, एड फिल्म्स बनाते रहे जी। फिर धीरे धीरे थिएटर की ओर रुझान हुआ, थिएटर में घुसे। तो दिल्ली मंडी हाउस सर्कल में काफी सारा थिएटर किया जी। श्री राम सेंटर, एलटीजी ऑडिटोरियम, इनमें हम लोगों ने प्लेस किए, मेन स्टेज, मेन स्ट्रीम प्लेस जो होते हैं। फिर ऑडिशंस मिलने शुरू हुए और एक्टर्स के लिए, और मुकेश छाबड़ा साहब जो कि बहुत बड़ी हस्ती हैं कास्टिंग की दुनिया में, मतलब उनको बहुत सारे लोग जानते हैं। तो उन्होंने मुझे कास्ट किया दिल्ली क्राइम में, उससे पहले अमेज़न की एड फिल्म में कास्ट किया। तो फिर वहां से ये एक सिलसिला शुरू हुआ कि फिर हंसन मेहता साहब की फराज मिली, ब्रीथ सीजन 3 मिला अभी, और ये अभी अपकमिंग फिल्म्स हैं, ये आने वाली हैं। तो ये इस तरह से मेरा सफर है और चल रहा है। मैं डायरेक्टर भी हूँ, राइटर भी हूँ, तो थिएटर प्ले लिखता भी हूँ, करता भी हूँ। मेरा खुद का एक थिएटर हाउस है और खुद मेरी एक बड़ी सी टीम है। और अभी मैं राइट हूँ, मैं खुद एडिटिंग स्टूडियो में बैठा हूँ। अभी एक एंथोलॉजी शूट किया है मैंने। अच्छा। 4 फिल्मों की एंथोलॉजी है, जिसमें 2 फिल्में मैं शूट कर चुका हूँ। बिल्कुल। और उनका एडिट चल रहा था। अभी मैं एडिटिंग स्टूडियो में हूँ, एडिट ही चल रहा है। बिल्कुल, मतलब काम ही आप कर रहे हैं और डायरेक्ट बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और काफी क्रिएटिव, मतलब बातें ही नहीं, एक कहते हैं ना कि लुक वाइज भी आप काफी क्रिएटिव लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी जितने भी लोगों से हम मिलते रहते हैं, आप थोड़े अलग हटके लग रहे हैं। अरे बहुत शुक्रिया आपका। इसके पीछे की वजह क्या है, मतलब इस लुक के कुछ? लुक की वजह तो यही कहूंगा कि मेरे जिंदगी कुछ बड़े खास लोग हैं जिनको मेरे लंबे बाल पसंद है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई बाल लंबे रखिए, तो हमने बाल लंबे रख लिए। बाल लंबे रखे तो दाढ़ी भी रखने का मन किया, तो दाढ़ी भी आ गई। लेकिन इसके साथ फायदा ये हुआ कि ये लुक बहुत पसंद किया गया। बिल्कुल। और कास्टिंग की दुनिया में वो कहते हैं ना, अभिनेता एक बहरूपिया भी होता है। सही बात है। तो काफी सारे रूप हमें लेने होते हैं, तो इसमें ये रूप काफी पसंद किया गया। और जब इस पूरे लुक को हंसल सर ने पसंद किया, जो कि इतने बड़े डायरेक्टर हैं, और मैं खुद डायरेक्शन की फील्ड में एक एस्पायरिंग डायरेक्टर ही कहूंगा, अभी तो सिनेमा का स्टूडेंट ही हूं, तो वो मेरे लिए गुरु के जैसे हैं। बिल्कुल। तो जब उन्होंने पसंद किया तो फिर लगा कि हाँ, इस लुक का कुछ फायदा भी है और ये पसंद किया जा रहा है। तो फिर इस लुक के साथ हम फिर रह गए। हमने कहा कि हाँ भाई ठीक है, ये लुक अच्छा है। बहुत बहुत बेहतरीन, क्योंकि कहते हैं ना, भीड़ से अलग हट के अगर दिखना है तो एक्सपेरिमेंट आपने किया है, वो एक्सपेरिमेंट सफल भी हुआ है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सफल भी हुआ। बिल्कुल जी, जी, जी। अंकुर जी, लेकिन आपने कहा कि पढ़ाई के बाद आपने नौकरियां भी की और उसके बाद आपका यहाँ आना, मतलब रुझान आपका शुरू से था या फिर आप बाद में आए हैं किसी को देख के या कुछ और करके? बिल्कुल
देखिए सिनेमा तो देखते रहे और एक इंस्पिरेशन की तरह सिनेमा इतने बड़े बड़े अभिनेता लोग हैं, अगर मैं नाम भी लेना शुरू करूं तो चाहे वो अमिताभ बच्चन सर हों, शाहरुख खान साहब हों, इरफान खान साहब हों, बिल्कुल। मतलब पंकज कपूर साहब हो, नसरुद्दीन शाह साहब हो, तो इतने सारे नाम हैं कि जब वो सोचना भी होता है उनके बारे में तो लगता है कि मतलब इनके वो कहते हैं ना कि जितना इन्होंने किया उसका अगर 0.1% भी कर गए तो लगता है कि सफल हो गया, कुछ किया। बिल्कुल। तो बिल्कुल उस तरफ रुझान था और इस तरफ आने का मन था मेरा। और वो मन धीरे धीरे, वो कहते हैं ना कि when there is a will there is a way। बिल्कुल। तो आप वो चाह रखिए तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उस ओर धकेलने में, उस ओर आपको ले जाने में। तो शायद ऊपर वाले की मर्जी थी कि हाँ भाई इस तरफ जाना है, तो मुझे धकेल के वो उन गलियों की तरफ ले गए। और फिर वहां चीजें धीरे धीरे शुरू हो गई, मिलना शुरू हो गई, काम आना शुरू हो गया। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल रुझान तो हमेशा रहा। नहीं, बहुत अच्छा रहा, रुझान रहा और आपको वो लाइन मिली भी, क्योंकि वैसे बहुत कम खुशनसीब होते हैं जो शुरू से जो चीज़ सोच रहे होते हैं या जिनका रुझान होता है, जो दिल से वो करना चाहते हैं और फिर उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पाती है, कहीं ना कहीं उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन आप उन खुशनसीब में से हैं जिन्होंने जो चीज़ सोची और आप कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, तो एक अलग अलग ही सेटिस्फेक्शन नहीं होता, मतलब आपको जो चाहिए था आपको मिल गया। बिल्कुल सेटिस्फैक्शन होता है। दरअसल देखिए जो हमारी जो ये फील्ड है, हमारी जो हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री है, इसमें कोई आपको ना धकेलता नहीं कि आपको ये काम करना, मतलब ये डॉक्टर इंजीनियर बैंकर जिस तरह पेरेंट्स चाहते हैं बनाना अपने बच्चों को, या आईपीएस बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई सिनेमा की ओर धकेलना नहीं चाहता अपने बच्चे को, या राइटर नहीं बनाना चाहता, या एक्टर नहीं बनाना चाहता। तो इसमें हम खुद आते हैं। तो अगर ये हमारा शौक है और हम अपना शौक जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा खुशनसीबी और हो नहीं सकती। बिल्कुल। और चाहे वो आप पहला पायदान चढ़े, दूसरा पायदान चढ़े, अगर आप अपना शौक जी रहे हैं तो आपको हर बार एक बहुत ना मतलब गजब का सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ कुछ सोचा और वो करने को मिल रहा है। गालिब का एक बड़ा अच्छा एक कह लीजिए कि ख्याल है, बहुत अच्छा, बहुत गालिब कहते हैं कि जिस शख्स को जिस शक्ल का ज़ौक हो और वो उसमें बेतकल्लुफ उम्र बसर करे, उसे ऐश कहते हैं जी। मतलब जिस इंसान को जिसके शौक हो और अगर वो उसमें अपनी उम्र बसर कर सकता है, अपनी जिंदगी अगर चला सकता है, उससे वो कमा भी सकता है और खा भी सकता है और दूसरों के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो फिर उसको ऐश कर रहा है, मतलब बिल्कुल। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हम अपना शौक जी पा रहे हैं जी, तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी है और उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ कि हाँ मैं अपना शौक जी पा रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वही मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही और बहुत ही उम्दा शेर आपका भी था। अच्छा, शेर और शायरी की अगर बात चली है तो आप भी शायर हैं, ऐसा रिसर्च में पता चला है। शायर आप भी हैं, आप भी कुछ लिखते हैं, तो क्यों ना शेर और शायरी थोड़ी सी हो जाए। कल ही रात जब मैं एडिट पे था, क्योंकि हम लोग कॉन्टिन्यूसली एडिट कर रहे होते हैं, तो कल रात में एडिट पर था, तो मैंने कुछ ऐसी एक छोटी सी नज्म लिखी। मैं जनरली कंटेम्पररी लिखता हूँ जी, तो एक छोटी सी नज्म लिखी, वो सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी इरशाद गई है, तब हम शुरू करें। अरे इरशाद इरशाद शुक्रिया। तो कहते हैं कि जाने क्या खो रहा हूँ जी, जाने क्या पा रहा हूँ, वाह वाह। जाने क्या खो रहा हूँ, जाने क्या पा रहा हूँ, जब सीन डूबने लगता है तब उलझन बढ़ा रहा हूँ। क्या बात। जब सीन डूबने लगता है तब उलझन बढ़ा रहा हूँ, कहानी कुछ ऐसी है किरदार बन जा रहा हूँ, मैं एडिट पर बैठा हूँ, मैं फिल्म बना रहा हूँ। क्या बात है, वाह क्या बात है। मतलब वही बैठे बैठे आपने एडिट से जब, शुक्रिया। बिल्कुल, ये भी एक टैलेंट है अपना, ये भी एक कला है और इसे आप जी पा रहे हैं और आपके फेस से ही पता चल रहा है कि आप कितने खुश हैं अपनी दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अंकुर जी, लेकिन आप जब इस फील्ड में आए थे, जब नया नया आपको था, जब आप सीख रहे थे, वो दौर कैसा था? आपको क्या लगता था कि मैं ये भी सीख लूं, वो भी सीख लूं, मैं सारी चीजें करूं, मतलब कैसे आपको पता चला कि आप ये दोनों तीनों चीजें आप कर सकते हैं? मैं इसको ऐसे कहूंगा कि पहली बात तो मैं बहुत शर्मीला नेचर का रहा। जब मैं आया मैं बहुत शर्मीला था और मुझे बहुत शर्म आती थी, जैसे कि लोग मुझे देख रहे हैं,
क्या मुझे डांस करना पड़ेगा, मैं डायलॉग बोलूंगा तो कोई हंस देगा और फिर बहुत बुरा लगेगा और बहुत शर्मीला था मैं जी। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको खुद पर ही काम करना होता है, कोई और आके आप पे काम नहीं करेगा, आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। तो वो झिझक को किसी तरह दूर किया और एक एमलेस चाइल्ड, कह लीजिए कि एकदम एक मेले में खोया हुआ बच्चा जिसे नहीं पता किस तरफ जाना, तो जिस तरफ भी मन ने खींचा मैं उस तरफ भाग गया। तो एक्टिंग से शुरुआत हुई और इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग मुझे मिली। तो उस ट्रेनिंग का फायदा ये बहुत हुआ कि अंदर से ना एक कहते हैं वो कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं लोग, तो वो कैमरा कॉन्शियस वाला डर जो था वो निकल गया। फिर ये हुआ कि सड़क पर सेट लगा हो और आपको वहां पे नाचना है या डायलॉग बोलना और आम जनता खड़े होकर आपको देख रही है, हूटिंग भी करते हैं लोग, पीछे से बोलने लगते हैं, बिल्कुल। और वहां कभी कभी ना कॉन्फिडेंस नीचे भी जा सकता है या आपको गुस्सा भी जा सकता है। तो इन सब चीजों का फॉर्मल ट्रेनिंग से बहुत फायदा ये होता है कि हाँ हम उस चीज को अपने ऊपर बहुत ही पॉजिटिवली ले सकते हैं कि ठीक है हम कलाकार हैं, हम इंटरटेन करने आए हैं, लोग इंटरटेन हो रहे हैं और हर आदमी अपने अपने तरीके से इंटरटेन हो रहा है, बिल्कुल। तो हम उसको सराहते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं। फिर होता क्या है कि मैं इस बात को मतलब मेरा पर्सनल ये मानना है कि जिंदगी जीनी बहुत जरूरी है और खूब खुल के जीनी जरूरी है, लोगों से मिलना बहुत जरूरी रहता है। बिल्कुल। तो जितना आप लोगों से मिलते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं, जिंदगी को आप खुल के सीखते हैं, तो आपको ना सीखने का मौका मिलता है, आपको बहुत सारी कहानियां मिलती हैं, बहुत सारे किरदार मिलते हैं। तो मैंने वो काम किया और फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ कि इतने सारे लोगों के साथ मिलते हो, इतनी सारी बातें आपके अंदर रहती हैं, तो फिर उसको मैंने लिखना शुरू किया और फिर लिखते 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 शायरी भी हुई, कहानियां भी हुई, किरदार भी आए। बिल्कुल। और फिर वो जब कहानियां लिख ली तो ये पता चला कि अब इसको बनाना भी पड़ेगा। तो बनाने के लिए फिर चूंकि मैंने ही कहानी लिखी तो सबसे पहले मैंने उस चीज को देखा है, तो अगर मैंने देखा है तो मेरा डायरेक्शन मुझे लगता है कि फिर वो ज्यादा अच्छा जाए। तो इस तरीके से एक्टिंग, राइटिंग और डायरेक्शन की ओर मुड़े। और जब हम लिख ही रहे हैं तो फिर शायरी भी हो जाती है, तो वो भी एक जिंदगी जीने का जो कहते हैं कि वो एक गिफ्ट मिलता है, एक तोहफा है, तो वो भी हो जाता है। जी बिल्कुल। अंकुर जी, लेकिन जैसे कि लेखन है आपका, आप राइटर भी हैं, आप निर्देशन यानी डायरेक्टर भी आप हैं, और उसके बाद आप एक्टिंग भी करते हैं, तो ये तीनों ही चीज एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग है, आप कैसे इसमें फिट बैठते हैं? मेजरली होता ये है कि जब किसी और प्रोडक्शन हाउस, क्योंकि मेरा अपना एक प्रोडक्शन हाउस, एक थिएटर हाउस भी, पर जब किसी और प्रोडक्शन हाउस से कॉल आती है या जब किसी और फिल्म टीम को एक्टर चाहिए होता है, तो मैं वहां पर ऑडिशन देता हूँ, वहां प्रेजेंट होता हूँ जाके, मुझे सेलेक्ट किया जाता है, जब तो उसके बाद मैं उनके साथ काम करता हूँ एज एन एक्टर। लेकिन मैं डायरेक्शन और राइटिंग सिर्फ अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए, अगर अभी के दौर की बात करूँ तो मैं सिर्फ अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए कर रहा हूँ राइटिंग और डायरेक्शन। तो उसमें फिर मैं जो फिल्में बना पाता हूँ या हम प्ले कर पाते हैं, तो उसको मैं राइटिंग और डायरेक्शन के उस पर लेता हूँ। लेकिन जब मुझे एक्टिंग करनी होती है तो मैं जनरली बाहर प्रोडक्शन हाउसेज में करता हूँ। हाँ, कुछ अपने प्लेस में भी मैंने एक दो बहुत छोटे रोल किए हैं, जैसे इस ट्रेंड को एल्बर्ट हिचकॉक ने शुरू किया था और वहां से हम चले आते हैं। तो हिचकॉक साहब हो, अनुराग कश्यप साहब हो, सुभाष घई साहब हो, ये लोग अपनी फिल्मों में थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं, तो मैं भी अपने प्लेज में, अपनी फिल्मों में बहुत थोड़ी थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए आता हूँ और चला जाता हूँ। तो ये इस तरीके से इसको मैं मैनेज कर पाता हूँ। जी बिल्कुल। अंकुर जी, अगर न्यू कमर्स की बात करें जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या अपना रास्ता भी खोज रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे जो लगता है कि वो ये कि सीखने का अंदर एक हुनर ले आई। जी, हुनर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बट सीखने का ना एक जज्बा रखिए कि हाँ मुझे सीखना है पहले तो। और देखिए, गॉड गिफ्ट बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन आप बहुत कुछ सीख सकते हैं बिना गॉड गिफ्ट मिले भी। तो वो एक जज्बा अपने अंदर जरूर रखिए कि आप आ रहे हैं तो आपको सीखना है। और एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेने से फायदा ये होता है कि आप ऑलरेडी उस चीज के बारे में जान रहे होते हैं जहाँ आपको पहुंचना है, तो थोड़ा सा रास्ता और क्लियर हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है आपके विजन। जी, तो मुझे लगता है कि फॉर्मल ट्रेनिंग जरूरी है, वो जरूर लें। देख के लिए किससे ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, क्योंकि जो गुरु है जो आपको शेप अप करेगा वो किस दिशा में करेगा, ये थोड़ा समझना जरूरी है। तो ये जरूरी है। और दूसरा मुझे लगता है कि हर एक्टर को एक बार थिएटर जरूर करना चाहिए।
जी। चाहे वो थोड़े वक्त के लिए करे, चाहे 1 साल के लिए करे या 2 साल के लिए करे, लेकिन उसको थिएटर जरूर करना चाहिए। इससे स्टेज का कॉन्फिडेंस और इससे एक खुद में एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा आ जाता है, स्टेज फियर खत्म हो जाता है। आपको लोगों को समझने का और उनको उनके साथ चलने का एक हुनर आ जाता है आपके अंदर कि हाँ ठीक है, इसको कैसे मुझे लेना है, कैसे मैनेज करना। और देन आप कैमरा के लिए जरूर ट्राई करें, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे लिए भाई जो एक माइलस्टोन है या कह लीजिए जो मंजिल है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, जो कि कैमरा पे पूरी गई है। तो आपको वो कैमरे का भी फिर आप उस ओर जाना चाहिए और वो जरूर करना चाहिए। ये तो एक्टिंग की रही बात। अगर राइटर या डायरेक्टर आप बनना चाहते हैं तो आपको फिल्में बहुत सारी देखनी चाहिए। आपको जो भी आपका मन करे लिखें जरूर, अच्छा लिखें, खराब लिखें, लेकिन लिखें जरूर, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल। तो आप जितना लिखते जाएंगे तो एक दिन आप अच्छा लिखने लगेंगे जो आपको खुद भी पसंद आने लगेगा। और जो लिखे उसे थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश करें, चाहे मोबाइल से शूट करें या अपनी कोई टीम छोटी सी बनाएं, DSLR से शूट करें, वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। और फिर मुझे लगता है कि आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं अगर आप लगातार अपने पे काम करें। बिल्कुल। अंकुर जी, आपने भी देखा जाए तो थिएटर से शुरुआत की। थिएटर में आपने बहुत सारे एक्टिंग के गुण सीखे, उसके बाद आपने डायरेक्शन भी सीखा, लेखन भी वहाँ से सीखा है। तो थिएटर में किस तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि कैमरा फेस करना ठीक है, वो समझ में आता है, लेकिन और लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो थिएटर और कैमरे में हम कैसे अंतर समझे? देखिए, थिएटर एक किस्म की बेबाकी मांगता है। एक किस्म का कह लीजिए कि मतलब आपका अंदर जो डर है वो निकल, देखिए डरते हम सभी हैं। आज भी अगर मैं विंग के पीछे खड़ा होता हूँ और मेरी एंट्री होने वाली थी तो हल्का से मैं नर्वस और एंजाइटी होती है मेरे अंदर कि अभी मैं स्टेज पे जाके क्या करने वाला हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन कहते हैं ना, हर जगह की अपनी एनर्जी होती है। तो जैसे ही हम थिएटर पे पाँव रखते हैं, पहला कदम होता है हमारा विंग से बाहर निकल के, थिएटर हमें अपनी गोद में ले लेता है, एक माँ की तरह ले लेता है, कहता है अब मैं तुम्हें समझूंगा, तुम बेफिक्र होकर करो जो तुम्हारा मन होगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आप थिएटर को अपनी माँ समझे, अपने पिताजी का सीना समझे, अपने घर की छत समझे, और फिर आप उस ओर जाए। थिएटर आपको शेप अप करता है आपकी बेबाकी की, जिसके लिए अगर मैं कहूँ कि जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स होता है, थिएटर एक बहुत एक्सट्रीम लेवल का पर्सोना डेवलपमेंट एक आप कह लीजिए कोर्स है जी। या एक प्रॉपर ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें आप बहुत गजब के जुझारू हो जाते हैं। आप किसी भी किस्म की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार होने लगते हैं। जनरली हमने देखा होगा कि थिएटर आर्टिस्ट के पास बहुत पैसे नहीं होते हैं, वो उसको बहुत कुछ मतलब मैनेज करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। तो ये जो ताकत है वो थिएटर से मिलती है। बिल्कुल। तो थिएटर की शुरुआत देखिए, जब भी कोई पहुंचता है कि मुझे किसी थिएटर ग्रुप में जाना है या एड उनके साथ मुझे करना है थिएटर, तो उसमें ना आपको चाहे कुछ भी छोटा सा रोल मिले, कोई बैक स्टेज काम मिले, जरूर करिए। क्योंकि देखिए, शुरुआत कहीं से तो होगी, पहला पायदान कोई तो होगा। तो हो सकता हो कि आपको केवल काम मिला हो स्क्रिप्ट का प्रिंट आउट निकलवाने का, एक्टर्स मैनेज करने का, लेकिन कीजिए जरूर, क्योंकि यही आपका जो अंदर का जो जुझारूपन है वो दिखेगा और उस थिएटर का डायरेक्टर या राइटर फिर आपको कोई ना कोई रोल देगा। एक प्ले में नहीं तो अगले प्ले में देगा। पर इसके लिए आप जरूर तैयार रहें और ये जरूर करें, क्योंकि थिएटर आपको बेबाक बनाता है। आप लोगों का सामना कर पाते हैं, वो एनर्जी आपके अंदर अपने आप आने लगती है। रिहर्सल आप देखिए ना, हम लोग एक प्ले के लिए महीने भर, 2 महीने, 3 महीने रिहर्सल करते हैं। तो हम इतना रिहर्स कर चुके होते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर वो दिन आता है जिस दिन वो प्ले होने वाला होता है, तो जब हम स्टेज पे एंटर करते हैं, हम देखते हैं सामने 200, 300, 400 लोगों की भीड़ है जो हमें देखने आई है। तो ये भी अच्छा लगता है। आप जैसे आप अभी एक न्यूज प्रेजेंट कर रही हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमें काफी लोग देख रहे होंगे। बिल्कुल। तो ये कॉन्फिडेंस हमें रहता है कि हमें इतने लोग देख रहे हैं, इस बात की खुशी रहती है। तो ये चीजें हमें वो ताकत देती हैं जब हम थिएटर में सामने ऑडियंस को फेस कर पाते हैं। जी, बिल्कुल। अंकुर जी, लेकिन हम उनके तालियों के हकदार बनते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज। बिल्कुल। अपकमिंग के लिए तो चलिए आपने देखा है, और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, किस पर आप अभी काम कर रहे हैं? अभी मैं एक एंथोलॉजी मैंने शूट किया है एज ए राइटर एंड डायरेक्टर, और उसमें 4 फिल्में हैं
2 फिल्में मैं लगभग शूट कर चुका हूँ। पहली फिल्म का नाम है जिल्द, दूसरी फिल्म का नाम है अम्मी जान, और तीसरी फिल्म का नाम है साड़ी, और चौथी फिल्म का नाम है ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो ये 4 फिल्में हैं जो कि एक एंथोलॉजी के अंडर आएंगी। ये मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट में से एक है। तो उसके बाद अभी हंसल मेहता सर के साथ मैंने फराज फिल्म की है एज एन एक्टर, तो वो अभी आई थिंक दिसंबर जनवरी या नेक्स्ट ईयर वो रिलीज हो जाएगी। और ब्रीज सीजन 3 में मैंने काम किया है, तो वो भी नेक्स्ट ईयर रिलीज होगा। और इसके अलावा मैं अभी फीचर फिल्म लिख रहा हूँ, जो इस एंथोलॉजी के बाद मेरी प्लानिंग है शूट करने की। तो वो फीचर लेंथ, इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, द जॉनर इज साइकोलॉजिकल थ्रिलर, तो वो मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आता है। और इसके अलावा हम लोग एक्ट फिल्म्स करते रहते हैं, जैसे जैसे काम आता जाता है हम लोग करते जाते हैं। तो ये कुछ, क्योंकि लास्ट पिछले अगर आप देखें कि 2020 फेब मार्च से तो सब कुछ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बिल्कुल ही बहुत बुरी तरह हिट हुई, इतना बड़ा हादसा हुआ कि ऐसी बीमारी फैली कि हम सब लोग गए। तो लास्ट 1-1.5 साल में हम लोगों ने फिर प्लानिंग की है कि हमें आगे क्या करना है, जैसे जैसे थोड़ा चीजें नॉर्मलाइज होती जाएंगी, हम लोग क्या क्या करेंगे। तो अब वो धीरे धीरे खुल रही हैं चीजें, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो देखते जाते हैं, इंशाल्लाह अच्छे काम करते जाएंगे हम लोग। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बातें आपने कही, और अपकमिंग जो लोग हैं, जो आने वाले हैं न्यू कमर्स, उनको भी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर दी, और सबसे अच्छा कि आपने हमें समय यहाँ पर दिया और अपने बारे में बताया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ में जो मेहमान थे वो अंकुश श्रीवास्तव थे। वो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पर कही। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर होगी एक नई हस्ती के साथ मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।